वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लोर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, और आप लोगों ने ये चीज एक तरीके से अपनी लाइफ में ये फील भी की होगी। अगर आप लोग दो इंसानों को कंपेयर करें, एक तो वो बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही अपने मम्मी पापा के पास में रहता है और वो बाद में चलकर ग्रेजुएशन के लिए वो घर से बाहर निकल के जाता है, ठीक है। और एक ऐसा बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही बाहर रह रहा है, यानी कि लगभग वो मान लीजिए 5वीं 6वीं से बाहर रहना स्टार्ट कर दिया और हॉस्टल में रह रहा है। उन दोनों बच्चों को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो धरती आसमान का फर्क आप लोगों को नजर आएगा। उनकी चतुरता में, उनकी लोगों को हैंडल करने का जो तरीका होगा उसमें, और बाकी उनका दुनिया को देखने का तरीका भी आप लोगों को अलग नजर आएगा। जो एक ऐसा बच्चा इवन ग्रेजुएशन भी घर से करके निकल रहा है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो अपने इतने कंफर्ट जोन में आ जाता है कि सारी टेंशन, सारी चिंता जो भी उसकी लाइफ में होती है वो सारे उसके पेरेंट्स झेल रहे होते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत उसके माँ बाप जो होते हैं उसके लिए खड़े मिलते हैं कि यार ये दिक्कत है, इसको ऐसे सोल्व कर लो। मतलब कई बार तो उसको कुछ दिक्कत होने ही नहीं देते हैं, और बिल्कुल ऐसा ऐसे नहीं होता है कि उसकी दिक्कत आने से पहले माँ बाप अपने ऊपर वो दिक्कत झेल लेते हैं। देखिए, माँ बाप की खूबसूरती ये होती है कि वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई भी दिक्कत देखने को मिले, और इसी के चक्कर में कई सारे जो माता पिता हैं अपने बच्चों के अंदर जो एक कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए तो वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है जब वो बच्चे घर से बाहर निकल कर जाते हैं। आप लोगों ने रिसेंटली अभी एक एडवर्टीजमेंट देखा होगा, मैंने जो मुझे एकदम याद आ रहा है, उसमें एक औरत है वो अपने बच्चे के साथ में दौड़ रही है, तो बोल रही है कि मुझे अपने बच्चे को जीतने नहीं देना है, मुझे उसको इस काबिल बनाना है कि वो जीते अपने आप ही मेरे से दौड़कर आगे निकले, ठीक है। वो एडवर्टीजमेंट आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज का है वो, पर मुझे वो बड़ा ही अच्छा लगा। वो कई बार वीडियोस के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। मतलब वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं कि अपने आप को हरा कर इसको जिताना है, इसको इतना कैपेबल बनाना है कि ये खुद मेरे से जीत जाए, आगे निकल जाए। तो वो वाला जो जीतना होगा उस बच्चे के लिए, वो रियलिटी में देखेगा यार, वो रियलिटी में उस बच्चे को जो है एक हाई, एक तो नहीं कहते कि बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग किसी को वैसे जिता रहे हैं तो उसमें एक तरीके से जीतनी होती है। जिस दिन उसको पता लग गया कि ये जानबूझकर हार रहा था, उसका मोटिवेशन और ज्यादा डाउन हो जाएगा। तो ये रियल फैक्ट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर यही बात बोली गई है, बड़ी प्यारी बात बोली गई यहां पर कि यू डोंट ग्रो व्हेन यू आर कंफर्टेबल, यानी कि जब आप लोग एक कंफर्ट जोन में ना, सारी जिंदगी आप लोगों के हिसाब से चल रही है, बिल्कुल कंप्लीटली जो चाहिए आप लोगों को मिल जा रहा है, एकदम बस बोलना है मम्मी पापा को और सारी चीज आप लोगों के पास में आ गई। उस टाइम पर जिंदगी में आप लोग सबसे कम चीजें सीख रहे होंगे, उस टाइम पर जिंदगी में आप लोग सबसे कम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब स्टार्टिंग से मैं 12th से ही घर पे रह रहा था, और 12th के बाद में जब मैं घर से बाहर निकला, यार एक तरीके से ना ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल जिंदगी बदल गई है। उस टाइम पर मतलब कई सारी ऐसी चीजें, घर पे बैठे थे तो मतलब टाइम पे जब भी चाहो अपना खाना मिल जाए, कपड़े मिल गए सारे धुले हुए, बाकायदा प्रेस करे हुए, सारी चीजें अच्छे से बिल्कुल एकदम पैटर्न में मिल गई। पर जब पहली बार घर से बाहर निकला था ना, घर से बाहर निकलने के बाद में खुद से अपने कपड़े धुले, उसके बाद में खुद से अपनी रोटी के लिए, रोटी खाना पीना जो है वो सारी अरेंज कर रहे हैं। भाई साहब रात को ना जब इस पर बिस्तर पर जाता था रोना आता था। मैंने कहा यार क्या मजे थे घर पे, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन उस टाइम पर अपने आप को टफ बनाया, मैंने कहा कुछ भी हो जाए घर वापस नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे जो छोड़ छोड़कर घर वापस भाग गए थे, पर लेकिन बहुत कम ऐसे लोग बचे थे, कुछ गिने चुने, जो कि जिन्होंने बोले था कि यार अब घर जाना ही नहीं है, अब ना सक्सेस होकर ही घर जाना है, और वैसे नहीं घर जाना है कि वहां बाहर प्रॉब्लम थी और छोड़कर घर भाग गए। तो ये सारी चीजें ना हर एक इंसान को लाइफ में आती है। तो अगर प्रॉब्लम लाइफ में आप लोगों को देखने को मिल रही है और आप लोग उनके साथ में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो रियलिटी में आप लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। और इसको जरूर एक तरीके से ऐसे रखिए कि हाँ नया सीखने को मिल रहा है, उसको टेंशन की तरीके से मत देखिए, ठीक है। ये कुछ छोटी सी बात थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। आइए, बड़े ही प्यारा आर्टिकल है यार, पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और एक तरीके से ये समझिएगा पॉलिटी का चैप्टर भी आप लोगों को कवर यहां पर होने वाला है। चलिए पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आज पंचायती राज डे है 24 अप्रैल, तो इसी के चलते क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बोला जा रहा है मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट, यानी कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया पंचायती राज सिस्टम। पहली स्टेटमेंट है ये। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर 74th जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो प्रोवाइड कराता है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। जब आप लोग सुनेंगे पूरा आर्टिकल डिस्कशन तो वीडियो के एंड तक आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले एक थोड़ी सी हम लोग नजर डाल लेते हैं आज के जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर, देखते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से। देखिए
जब इंसान आता है कि कुछ करना है, चीजों को सुधारना है, तो तब आप लोग देखिएगा ऐसे ऐसे भी अरेंजमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये पूरी की पूरी जो ट्रेन है ये वार्ड में कन्वर्ट कर दी गई है, जिसके चलते जैसे कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए तो बहुत सारे आइडियाज आप लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप लोग प्रॉपर वे में इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो वो यहां पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक तरीके से देखने को मिल रहा होगा। एक कहावत आप लोगों ने और सुनोगी, कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक तो इंसान वैसे ही गरीब है, ऊपर से आटा गीला हो गया, यानी कि सारा आटा खराब हो गया, तो अब खाना कैसे खाएगा। इसी तरीके से एक साइड में तो कोविड-19 की वजह से लोग वैसे ही मर रहे हैं, ऊपर से हॉस्पिटल के अंदर अगर आग भी लग जाए तो बिल्कुल बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के बारे में एक एडिटोरियल भी है जो मैं डिस्कस करूंगा। बहुत प्यारा एडिटोरियल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि प्यारी वाली कोई बात ही नहीं है, लोग मर रहे हैं और बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के जो टॉपिक है उससे भी आप लोगों का कनेक्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उनकी काफी महामारी पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। एक जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बड़ा ही एक मतलब दुख देने वाली न्यूज मुझे देखने को मिलती है। एक साइड में आप लोग देखिए, यहां पर एक साइड में लोग मर रहे हैं, उनकी चिताएं जलाई जा रही हैं, ठीक है, और एक साइड में लोग जो हैं वो सिलेंडर की या फिर जो ये दवाइयां हैं इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं, यानी कि दूसरे इंसान की अर्थी पर उनकी चिता पर पैर रखकर लोग जो है अपना फायदा निकाल रहे हैं। ये जो चीज देखने को मिलती है ना, इंसान के अंदर की जो इंसानियत मरती हुई नजर आती है, ये कभी कभी अंदर से ना झकझोर सा देती है। मैंने कहा इंसान कितना गिर जाता है ना अपने फायदे के लिए, मतलब सामने मर रहा है इंसान, उसको उसको उसका उससे इंसान अपना फायदा उठा रहा है कि ये मर रहा है तो इससे अपना फायदा क्या निकाला जा सकता है। मूवी देखियो ना, गब्बर इज बैक मूवी आप लोगों ने देखी होगी। मतलब जब इंसान मर चुका है वो उसकी बॉडी के ऊपर भी पैसे कमा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि सामने वाले की जिंदगी बर्बाद होगी, उसके बच्चे भी होंगे, क्या कंडीशन है, बस उनको पैसे की कदर रह गई है जिंदगी में। तो जब ये पैसे की कदर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तब ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। और लालच एक ऐसी चीज है यार जिससे कभी घड़ा नहीं भरता है। तो इंसान को हमेशा पैसा कमाना चाहिए खूब कि उसकी जिंदगी जो है वो अच्छी चलती रहे, पर लेकिन इतना भी नहीं कि वो उसके लालच में इतना आ जाए कि वो दूसरों की जिंदगी और अपनी भी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाए। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो काफी कम यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते कल यहां पर एक वर्चुअल मीटिंग भी देखने को मिली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी के साथ में जो चीफ मिनिस्टर थे या अलग अलग राज्य के जो लीडर थे उनके साथ में मिलकर। तो देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। यहां पर ऑक्सीजन की डिमांड को लेकर कई सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ट्रेन में कई सारे टैंकर्स जो है वो धर धर कर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि प्रॉपर सप्लाई जो है वो मेंटेन रखी जा सके। रोड से अगर कोई ट्रक जाएगा तो वहां पर बहुत सारे जैम वगैरह रास्ते में देखने को मिल सकते हैं, तो इसके चलते उसको ट्रेन में पहुंचाया जा रहा है। तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजों को सप्लाई को प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन और तो दूसरे एरिया में आप लोग देखिए कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। इवन अपनी कंट्री की जो कैपिटल है, हमारे देश की जो राजधानी है, वहां पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं है। तो ये देखिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे ऊपर लोगों की नजर है कि ये सबको कोविड-19 की दवाई प्रोवाइड करा रहे हैं और अपने कंट्री में ऑक्सीजन तक ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। हालांकि कई सारी कंट्री के द्वारा ऑफर भी किया गया, इवन रशिया के द्वारा भी ऑफर किया गया, पर लेकिन रियलिटी में देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो पहले से हम लोग अरेंजमेंट करके चल सकते थे। ये वो सारी प्रॉब्लम है जिनके बारे में पता था कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत आ सकती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यार यहाँ पर कोविड-19 के चलते, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो सारी वो चीजें हैं जिसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर पहले से प्रॉपर वे में उसको टैकल किया जा सकता था, पर नहीं किया गया क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन में बिजी चल रहे थे सारे, तो उस तरीके की दिक्कत देखने को मिली। अगर बात की जाए अभी हमारी कंट्री में जो कल है ये 3.4 लाख यानी कि 3.5 लाख के करीब लगभग केस आए और 2,500 यानी कि 2624 के करीब लोगों की जान चली गई। तो ये अब तक का हाईएस्ट आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक दिन एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है कोविड-19 के द्वारा। ये सिचुएशन आप लोग कंट्री के अंदर देख सकते हैं। कुंभ के मेले के अंदर भी यहां पर जो ड्यूटी पर थे अब लगभग 65 के करीब यहां पर इन्फेक्टेड पाए गए। इसी के चलते तो कुंभ के मेले की बात की जा रही है नॉर्मल तरीके से, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं एक तरीके से अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, पर लेकिन रियलिटी में ये देखिए कि बीमारी के टाइम पर किस तरीके की चीजें टैकल करनी है। कुंभ के मेले में तो चलिए फिर भी इंसान जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर जो भी कुछ कर सकते हैं। जो सेंटर के द्वारा जो अभी सेंटर के नहीं स्टेट के अंदर जो इलेक्शन चल रहे थे अभी वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां जब इलेक्शन में लोग हजूम उमड़ रहा था वहां पर क्या कंडीशन देखने को मिलती है। इस टाइम पर काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए जा सकते हैं। तो सेंटर के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया जो कि अप्रिशिएट करने लायक है।
5 किलोग्राम जो ग्रेन है वो फ्री दिए जाएंगे पुअर को। पहली बार जो कंडीशन देखने को मिली थी, बहुत सारे गरीब जो थे वो प्रॉब्लम में पड़ गए थे। तो ये जो अब की बार हेल्प की जा रही है, तो ये हेल्प किस स्कीम के तहत की जा रही है, याद रखिएगा। ये जो हेल्प की जा रही है यहां पर, ये गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसके तहत यहां पर हेल्प की जा रही है, जिसके चलते लोगों को कम से कम उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उतना सारा यहां पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, ताकि भूखा ना मरे कोई इंसान। भूखा मरने वाली कंडीशन वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कोविड-19 से मर रहे हैं, आग लगने से मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहे हैं, यहां भूखे मर रहे हैं। तो भूखा मरने वाली सिचुएशन जो है वो खतरनाक है। अभी यहां पर बात करें तो ये एक और छोटी सी न्यूज निकल कर आ रही है यहां पर आसाम से। 85th यानी कि 85वां वर्कर भी जो है यहां पर, ये अभी रिसेंटली इसकी जांच चली गई। ये पेपर मिल से रिलेटेड यहां पर है, और ये लंबे समय से लगभग 2017 से यहां पर 85 वर्करों की जान जा चुकी है, जिनको प्रोमिस भी किया गया था कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, पर लेकिन कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो 85th जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो यहां पर पेपर मिल के यहां पर हिंदुस्तान पेपर जो कॉर्पोरेशन इन आसाम है, यहां पर ये वेट करते करते कि यहां पर कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें सुधरेंगी, पर नहीं हुई, पर सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है। देखिए आज की डेट में आप क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पर हम लोगों ने डैम बना दिया, कहीं पर फैक्ट्री बना दी, तो मान लीजिए फैक्ट्री बना दी, उस फैक्ट्री में से कुछ प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, वो प्रोडक्ट जो है पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, पर लेकिन उस फैक्ट्री में से जो पोल्यूशन निकल रहा है, उस लोकल एरिया पर जो इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। उस लोकल एरिया में जो बच्चे रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, वहां पर पोल्यूशन फैल रहा है, पानी में पोल्यूशन हो रहा है, एयर में पोल्यूशन हो रहा है, वो वाली चीजें हम लोग कई बार इस तरीके से नहीं देखकर चलते हैं जैसे देखने चाहिए। ये तो देखते हैं कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, तो देखते हैं कितने सारे फैसिलिटी यहां पर देश में प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ये सारी चीजें अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, पर लेकिन वो भी देखना चाहिए कि लोकल एरिया पर उस पर इंपैक्ट कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं। उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ती है, जिसके चलते कई सारी दिक्कत निकलकर सामने आती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत बुरी सिचुएशन यार देखने को मिलती है। ये तो कभी ना देखने को मिले कि लोग जो है दूसरे की अर्थी पर पैर रखकर अपना फायदा देखते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर के बारे में अगर बात की जाए तो ये यार अप्रिशिएट करने लायक मूव है। यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर अभी गुरुद्वारा के अंदर ये ऑक्सीजन लंगर लगाए जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मली जैसे पहले आप लोग जाएंगे ना गुरुद्वारे के अंदर, आसानी से जाकर आप लोग लंगर में बैठकर खाना खा सकते हैं। यार ये ना हमारी कंट्री में जो रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसी एक्टिविटी की जाती है, ये रियलिटी में यार एक तरीके से हार्ट टचिंग चीज होती है। आज के डेट में देखिए आप लोग जिस तरीके से हम लोग ये जो खाना वारा प्रोवाइड कराते हैं लंगर के अंदर, मतलब कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी धर्म किसी भी तरीके से जाकर खाना खा सकता है। तो ऐसे ही लंगर के तरीके से यहां पर अभी ऑक्सीजन लंगर लगाया जा रहा है, यानी कि फ्री ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड कराई जा रही है गुरुद्वारा के अंदर में। तो ये काफी अप्रिशिएट करने लायक मूव है। तो दूसरे जो रिलीजियस लीडर हैं उनको भी आगे आना चाहिए इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि और अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकें। एक साइड में ये देखिए, एक साइड में ऐसे घटिया दर, मतलब क्या बोलूं बस इनके लिए, ऐसे भी इंसान है कि अपने घर में लगभग 48 ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके रखे हैं और 12,500 के रुपए का ईच सिलेंडर ये भाई साहब बेच रहा है। आप लोग यहां पर देखिए, ये इंसान को पता चल गया कि मार्केट में सिलेंडर की कमी है, तो इसने सारे सिलेंडर जो है वो अपना जितने थे उनको स्टोर करके रख लिया और अब उसको बेच रहा है एक-एक करके कि हाँ, ताकि वो उससे दुनिया भर का पैसा कमा सके। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें जब इंसान के अंदर से निकल कर आती हैं, तो वो इंसान इंसानियत के नाम से एक भरोसा खोने लगता है कहीं ना कहीं। और यहां पर अभी बात की जा रही है, अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा सजेशन दिया गया, जब मीटिंग चल रही थी यहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में, तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि ऑक्सीजन जो है वो आर्मी के हाथ में दे देनी चाहिए। सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आर्मी के हाथ में दे देना चाहिए। एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो प्रॉपर वे में पहुंचाए जा सके। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा जो सजेशन दिया गया है, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ये सजेशन आप लोग क्या मानते हैं इसके बारे में, अगर आप लोगों से पूछे बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तो आप लोग की क्या राय है यहाँ पर? ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना आप लोगों से कई बार इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज आती है सामने कि आप लोगों को देख लिया, मान लीजिए आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के एरिया में सिलेंडर जो है, कैलेंडर निकल रहा था मुझसे सिलेंडर जो है उनकी काला बाजारी हो रही है, या फिर जो दवाइयां हैं उनकी काला बाजारी हो रही है, तो उसको आप लोग कैसे टैकल करोगे? ठीक है, तो इस तरीके की केस स्टडी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। जो केस स्टडी होती है वो मोर और लेस आप लोगों से वही इंटरव्यू में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बेसिकली वही तो पूछा जाता है। तो अगर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा भी आप लोग सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग उस टाइम पर जब आंसर देने का टाइम आएगा बहुत अच्छे से कंफर्ट जोन में आप लोग आंसर दे पाओगे। तो थोड़ा सा जरूर चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। कुछ भी अगर सुनते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए एक बार। बात की जा रही है ब्रो के बारे में, हाई ब्रो हाउ आर यू, तो वो वाला ब्रो नहीं है यहाँ पर। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, खासकर ये कई सारे एरिया में रोड बनाने का काम करती है। तो अभी
यहां पर रिपोर्ट किया गया ग्लेशियर ब्रेक देखने को मिला उत्तराखंड के अंदर में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहां पर जो रोड डेवलपमेंट का काम करती है बॉर्डर वाले एरिया में। तो इसके बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना की वजह से कई सारी चीजें यहां पर न्यूज में भी थी। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्रो बोलते हैं हमारी कंट्री में, ये मेंटेन करने का काम करती है जो बॉर्डर एरिया में जो रोड का नेटवर्क है। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था स्टेटमेंट देकर कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी कंट्री के लिए ओनली काम करती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके द्वारा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अलग अलग जो हमारे दोस्ती वाले जो दोस्त हैं, यानी कि जो हमारे यार हैं, हमारे रिश्तेदार तो नहीं, यार दोस्त हैं मतलब एक तरीके से, उनके साथ भी हम लोगों ने यहां पर काफी लार्ज स्केल पर हेल्प प्रोवाइड कराई है। यहां पर अगर बात करें 1960 में इसको बनाया गया था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और ये हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर साहब यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। ये यहां पर आज के डेट में अगर बात करें, ये कंप्लीटली यहां पर किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। एक टाइम ऐसा था यहां पर ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहां पर फंड जो इसको मिलता था वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि नितिन गडकरी जी की जो मिनिस्ट्री है उससे मिलता था। पर लेकिन आज की डेट में ये पूरा कंप्लीटली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, फंड वगैरह सारा इसको यहीं से प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहां पर जो ये मोटो है काफी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क के थ्रू आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये यहां पर एक तरीके से मोटिवेट करने वाली कोटेशन भी है। अगर रियलिटी में आप लोग हार्ड वर्क करेंगे ना, तो यार कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोग के कदमों में आकर न गिरे, बस उस लेवल पर अपने आप को काबिल तो बनाइए उस चीज के लिए। आप लोग पता चला एक पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही के लेवल की, और सोच रहे हैं कि आप लोग आईपीएस बन जाए, नहीं, उसके लेवल के लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, उसके लेवल के लिए आप लोगों को और अच्छे लेवल पर कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, अलग लेवल पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, एक नीचे की वाली पोस्ट है और एक ऊपर वाली पोस्ट है, तो दोनों का गैप भी तो आप लोगों को उतनी मेहनत से भरना पड़ेगा। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग मेहनत की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग अगर पुलिस की तैयारी करें उसमें कोई गलत है, मैं बता रहा हूं कि मेहनत की अलग अलग जरूरत आप लोग को पड़ेगी। चलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डायरेक्टर जनरल कौन है आज के डेट में इसकी, ये आप लोग क्वेश्चन बताना है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पता होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां पर पूछूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हमारी कंट्री के रिटायर हो रहे हैं, जिनका नाम था S.A. बोबडे साहब, ठीक है। तो यहां पर ये शरद ए बोबडे साहब जो है रिटायर हो रहे हैं। अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ये 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आज यानी कि 24 अप्रैल को नए चीफ जस्टिस हमारी कंट्री में बन रहे हैं, ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ बन रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखेगा, यानी कि जो नए चीफ जस्टिस अभी आने वाले हैं तो वो कौन से नंबर के हैं, वो यहां पर ये रहेंगे हमारे 48 48वें। इंटरेस्टिंग बात देखो, 24x2, ठीक है, यानी कि आज बन रहे हैं और यहां पर ये 48वें हैं। तो इस तरीके से कुछ भी करिए, थोड़ा बहुत आप लोगों को बस एग्जाम में याद आना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट देकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे याद है एक बार आर्मी के चीफ के बारे में स्टेटमेंट देकर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेंज हो रहे हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब जो नए आने वाले हैं उनका नाम चलिए आप लोग बताइए। कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, वैसे तो अभी न्यूज में कई बार आएंगे, आप लोगों को वैसे भी जानने को मिल ही जाएगा। इनके द्वारा यह बोला गया है कि मेरे द्वारा आई डिड माई बेस्ट, इनके द्वारा एडवोकेट्स जो हैं उनको ये बातें बता रहे थे, तो बोला मेरे द्वारा जो मेरा टाइम पीरियड रहा मैंने इसमें अपना बेस्ट काम किया है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप लोगों को एनालाइज करने के लिए बोला जाए कि आप लोगों को बोला जाए कि क्या इनके द्वारा काम किया गया वो बेस्ट है या फिर क्या है, तो आप लोग इनको 10 में से अगर मैं पूछूं कि 10 में से आप लोग इनको कितने नंबर देंगे, तो आप लोग इनको कितने नंबर देंगे 10 में से, कि हमारे जो जाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो काम करके गए हैं। तो आप लोग इनको रेट कीजिए, देखता हूं कौन कौन कैसी रेटिंग देता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप लोगों को मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जो रेगुलर लेक्चर सुने कम से कम वो तो जरूर रेट कीजिएगा। नेक्स्ट बात कीजिए प्रोटेस्ट इन म्यांमार। तो यहां पर म्यांमार के अंदर प्रोटेस्ट चल ही रहा है ऑलरेडी, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट किया गया आर्मी के द्वारा। तो अभी आसियान की एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो इस आसियान की मीटिंग से पहले यहां पर फिर से और ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक तरीके से यहां पर अभी इस मीटिंग के अंदर यहां पर जो आर्मी के लीडर रिप्रेजेंट करेंगे इनकी साइड से, जो म्यांमार की साइड से, और आसियान का मेंबर है म्यांमार। अच्छा ये भी बताइए चलिए म्यांमार के द्वारा कब ज्वाइन किया गया था। ये मैंने इतनी बार आप लोगों से रिपीट की हैं ये सारी चीजें, ये इसलिए क्वेश्चन बीच बीच में पूछता रहता हूं ताकि आप लोग कुछ तो रिवीजन में देखिए आप लोग करा देता हूं, पर लेकिन कुछ चीजें आप लोग खुद भी रिवाइज करनी पड़ेंगी।
क्योंकि एक दो बार मैं रिवीजन करा दूंगा और कुछ आप लोग खुद से रिवाइज करेंगे तो तभी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ पाएंगी, वरना इस तरीके से नहीं। जो आसियान है, अगर इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों से बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूं जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि आसियान काफी ज्यादा न्यूज में है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा, ये जो बॉडी है ये 10 मेंबर की बॉडी है। ये जो बॉडी बनाई गई थी यहां पर, ये इसमें 10 मेंबर है टोटल मिलाकर, और ये 1967 में यहां पर बनाई गई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका चार्टर जो है 2008 में इसका चार्टर अडॉप्ट किया गया था। यहां पर ये जो कंट्री है, अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं तो बर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। दो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बता देते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो ऑब्जर्वर भी हैं यहां पर, ऑब्जर्वर पप्पू न्यू गिनिया और इसी के साथ में तिमूर लिसे थे। तो ये दो ऑब्जर्वर के तौर पर भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग, चलिए मैं ही बता देता हूं। चलिए आप बताइए सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, ठीक है। यहां पर सेक्रेटरी जनरल इसके ये है लिम जोक होई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कई बार आप लोगों से वनडे टाइप ऑफ एग्जाम में ही पूछ ली जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, रसिया के बारे में बात करते हैं। रसिया के द्वारा जो यूक्रेन वाला एरिया है वहां से अपने जो ट्रूप्स है उनको पुल करने की बात कर दी गई, जो कि एक अच्छी बात है यहां पर ये, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन दोनों के बीच में पड़ रही थी। और इसी के चलते नेटो को भी ज्वाइन करने की बात की जा रही है यूक्रेन की, तो वो कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। जापान जो है वो होस्ट कर रहे हैं यहां पर ज्वाइंट ड्रिल यूएसए और फ्रांस के साथ में। तो ये एक अलग तरीके का डिफेंस देखने को मिल रहा है, खासकर चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि रीजन में चाइना काफी लार्ज स्केल पर कंसर्न देखने को मिलता है। जापान के साथ में आइलैंड वाले एरिया कई सारे ऐसे हैं जिसमें चाइना की झड़प रहती है, तो उसको टैकल करने के लिए हर एक कंट्री जो है वो कुछ ना कुछ अपना तरीका ढूंढ रही है। तो उसी से रिलेटेड यहां पर एक न्यूज है। बाकी एसबीआई के द्वारा हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है यहाँ पर कोविड-19 की वेव के टाइम पर, तो बता के गए यहाँ पर 2022 में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर ये नॉर्मली अभी यहाँ बैंक के द्वारा जो फोरकास्ट किया गया है 10.4 ग्रोथ 2022 के लिए वर्सेस 11, पहले 11 इसके द्वारा बताई गई थी कि हमारी ग्रोथ रहने वाली है, अभी इसके द्वारा घटाकर इसको 10.4 कर दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते कंडीशन काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कुछ हेल्प करेगा रुपी जो वीक हो रही है उसको कर्व करने में, यानी कि उसको कम करने में, क्योंकि रुपी वर्सेस डॉलर की वैल्यू जो है अभी 75 से भी नीचे चली गई थी, यानी कि $1 में 75 रुपए आप लोग ले सकते हैं। तो इसके चलते हमारी कंट्री की रुपये की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो रही थी, तो इसको यहां पर सुधारने की बात की जा रही है। तो इसी के चलते ये न्यूज में है, ठीक है। देखिए ये दो वीडियो अगर आप लोग देख पाते हैं ना डेली, तो करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। जो पहली वीडियो आती है डेली 4 बजे आती है नॉर्मली, अगर आप लोग उठना चाहते हैं मॉर्निंग में उठ भी सकते हैं, कभी कभी अगर मैं इसको रात में डाल देता हूं तो आप लोग इसको मॉर्निंग में उठ के आप लोग उस टाइम पर देख सकते हैं, ठीक है। अपना एक शेड्यूल आप लोग तैयार कर सकते हैं, तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखने को मिलेंगे, और ये तो पूरा एक न्यूज़पेपर हम लोग कवर करते हैं, इसके बारे में तो पता ही है। आज आर्टिकल कुछ कम है क्योंकि आज सैटरडे को आप लोग को पता है ग्राउंड जीरो आते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर एक स्टोरी यहां पर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये लोकल न्यूज होती है कई सारी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इनके बारे में बात करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों ने बोला, मैंने पूछा था ना कि आर्टिकल में बताया करूं कि आप लोगों को पढ़ना है या फिर मैं ही आप लोग खुद पढ़ लेंगे, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर आप बता दिया कीजिए, तो आज आप लोग ये वाला आर्टिकल पढ़कर देखिएगा, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली जो आग लग रही है इसके बारे में बात की जा रही है, ये यहां पर किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटी आप लोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये वाला आर्टिकल या फिर नीचे वाला पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि नीचे वाला इलेक्शन के बारे में अगर आग के बारे में पढ़ना नहीं है, आप लोगों को लग रहा है दुख होगा, तो नीचे वाला पढ़ लेना आप लोग यहाँ, ठीक है। चलिए नीचे वाला पढ़ लीजिए, इलेक्शन के बारे में बात करें, थोड़ी सी आप लोगों को जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चल रही है तो ये देख लीजिएगा। दोनों में से जो भी सुटेबल लगे, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को पढ़ने में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात की जा रही है जिसके साथ में आप लोग और अच्छे से कोरिलेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल देख लीजिएगा नीचे वाला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला डिस्कस करेंगे, इसको कंबाइन कर यहाँ पर कोविड-19 के चलते क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला आर्टिकल बड़ा ही प्यारा है, ये पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम डिस्कशन हमारा पंचायती राज सिस्टम के बारे में रहेगा। करंट के साथ साथ में आप लोग ये समझिए कि पॉलिटी का एक लेक्चर भी आप लोगों को यहाँ पर कवर होने वाला है, पंचायती राज सिस्टम। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज सिस्टम अगर बात करें तो यहां पर नेशनल पंचायती राज डे हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि ये मॉर्निंग में मैं डिस्कस कर चुका हूं क्योंकि डे हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं, पर मैंने सोचा यहां पर भी आप लोगों का रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। यहां पर पंचायती राज सिस्टम 24 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट किया गया था 2010 से सेलिब्रेट करना। हमारी संविधान में स्टार्टिंग में पंचायत नहीं थी, पंचायत को बाद में ऐड किया गया।
तो पार्ट 9 में देखने को मिलेगा और शेड्यूल 11 में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में। आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल यहां पर 243 ओ तक ये पंचायत है, जो कि मेंशन किया गया पंचायत, ठीक है। 29 टोटल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना शेड्यूल 7 में, जैसे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट रहती है, तो जैसे उनका काम करने का तरीका क्या क्या होगा, किस किस एरिया में कौन कौन काम करेगा। जैसे हेल्थ के बारे में बात करें तो ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एजुकेशन बात करें तो कॉन्करेंट हो गया, डिफेंस बात करें तो सेंट्रल लिस्ट हो गया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से पंचायत के लेवल पर भी कई सारे काम करने के लिए इनको दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे। ये थंबनेल है जो पॉलिटी के अंदर मैंने डिस्कस किया था, 3.5 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। तो अगर आप लोग और अच्छे से यहाँ पर ये 2 लेक्चर मैंने डिटेल में बना रखे हैं वहां पर काफी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, हालांकि बेसिक इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर भी शेयर करने वाला हूं, पर इनको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन से आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। ये बोला गया कि जो वॉइस लोगों की है वो भगवान की वॉइस होती है, अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए। द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि जो पंचायत की आवाज है वो लोगों की आवाज है, और जो लोगों की आवाज है वो भगवान की आवाज है। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर अगर लोगों की आवाज को आप लोग आगे लेकर चलते हैं तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो भगवान की आवाज के इक्विवेलेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है। ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों को कोई बोलेगा कि इसके ऊपर कमेंट करो, ठीक है, तो आप लोगों को उसके ऊपर कमेंट करना है। यानी कि एक तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है एग्जाम में, ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कई बार लीडर्स की, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, मोहनदास करमचंद गांधी जी से। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी और बात यहां पर करूं, बेसिकली हमारे संविधान में क्या कहीं पर पंचायत के बारे में मेंशन है, तो आप लोग बोल सकते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से, जी हां बिल्कुल। ये आर्टिकल 40 आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पंचायत के बारे में बात करते हैं, विलेज पंचायत स्टेब्लिश करनी है। यानी कि हमारा संविधान जो है वो इंप्लीमेंट किया गया 1950 में, ठीक है। 1950 में कुछ पार्ट इसका, हालांकि 1949 ये भी इस टाइम पर भी इंप्लीमेंट कर दिया गया था, ठीक है, 26 नवंबर पर पूरा किया गया यहां पर 26 जनवरी 1950 में। तो उस टाइम पर भी संविधान के अंदर पंचायत के बारे में मेंशन था कि पंचायत वगैरह हम लोग को एस्टेब्लिश करनी है। इनको गांधीयन प्रिंसिपल बोला जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल पे कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे डीपीएसपी के अंदर, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आप लोग को देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 36 से स्टार्ट होता है, यानी कि वो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, तो ये यहां पर पार्ट 4 हो गया। तो 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो भी यहां पर आते हैं, इसके अंदर जो आर्टिकल 40 है उसमें बात की जाती है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। बाकी ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जा चुका है जिसकी कुछ हद नहीं है। गांधीयन प्रिंसिपल के लिए कौन कौन से आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल हैं, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, ये गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल मतलब एक तरीके से फोकस ये रहता है गांव वाले एरिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, या लोकल जनता के बारे में, या फिर जो दबा कुचला सेक्शन है सोसाइटी का उसके बारे में बात की जाती है। तो फंक्शन क्या होने चाहिए पंचायत, वो सारी बातें की गई। प्रमोट करना कोटेज इंडस्ट्री को, कोटेज इंडस्ट्री के बारे में बात की गई। इसी के साथ में कोटेज इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि जो कपड़ा उद्योग है उसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, मैक्सिमम आप लोगों को नजर आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई। एससी और एसटीज के बारे में बात की गई। शराब वगैरह नहीं पीना है, ये याद रखिएगा। ये आर्टिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि शराब की दुकान काफी ज्यादा न्यूज में रही है। आर्टिकल 47 यहां पर बोलता है प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ जो इंटॉक्सिकेंट जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि आप लोग दारू के बारे में बात करें, जो हेल्थ के लिए इंजीरियस होती हैं, काफी गलत होती हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा गाय के मांस के बारे में कई बार बात की जाती है कि नहीं खाना चाहिए, वो सारी बातें। इसके बारे में भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48, याद रखिएगा, ठीक है। तो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 48 ये सोच लीजिएगा कि नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं वो गाय के स्लॉटर के बारे में बात करें कि नहीं होना चाहिए, या काल्व्स या फिर दूसरे जो वो एनिमल, बेसिकली इसके बारे में क्यों बात की गई। देखिए ये वो एनिमल के बारे में बात करें जो दूध देने वाले एनिमल है, ताकि हमारी कंट्री में चीजें जो है वो प्रॉपर वे में चलती रहे। तो ऐसे एनिमल को यहां पर बेसिकली स्लॉटर यानी कि उनका मारने से मना करते हैं ताकि हमारी कंट्री में चीजें आराम से चलती रहे। तो ये इस तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होना। कई बार आप लोग अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो कई सारे आर्टिकल दे देते हैं और मैच करने के लिए आता है, रैंडम कोई नहीं देता है। वो आर्टिकल मैक्सिमम ऐसे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनमें से आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा भी पेशेंस रखकर आप लोग काम करेंगे तो आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और आप लोगों से यहां पर पूछ लेता हूं, या तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, या फिर जो मैंने आप लोगों को यहां पर बोला ये स्टेटमेंट देकर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ द जो पंचायत है इज द वॉइस ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये कोटेशन है, इसको भी आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। या फिर बोला गया कि
कि इफ वी वुड सी ओवर ड्रीम ऑफ पंचायत राज दैट इज ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि गांव वाले एरिया में जब लोग जो हैं वो वोट डालते हैं, जब लोग जो हैं वो बातें करते हैं, तो वो कंप्लीट पंचायती राज सिस्टम होता है। और पेपर सेकंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लोकल गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करें तो भी देखने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। वी वो इसके बारे में बात की जा रही है एक तरीके से, अगर एक लोअर लेवल पर कोई पर्सन है, अगर वहां पर आप लोग चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो लोवेस्ट इंडियन लेवल पर भी एक तरीके से रूरल की तरीके, अगर बात करेंगे रूरल की तरीके से इंडिया के अंदर, तो टोलेस्ट इन द लैंड देखने को मिलेंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल पर डेमोक्रेसी पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है। तो दूसरी ये स्टेटमेंट है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को बहुत सपोर्ट किया गया था, पर लेकिन वही है कि एक तरीके से वो हमारी संविधान बनाने के टाइम पर असेंबली में जाकर नहीं बैठे वहां पर उस टाइम पर, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, महात्मा गांधी जी उसका पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर भी उनके जो कुछ ऐसे आइडियाज थे उनके नाम से ही पूरा यहां पर फिर भी इन्होंने एक वो तो यहां पर डाल दिया कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल करके। तो इनके द्वारा यहां पर ये बातें की जा रही है। हमारी कंट्री में अगर पूछे पंचायती राज सिस्टम अभी आ गई एकदम निकलकर कि आर्टिकल 48 में लिखा, फिर उसके बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंशिएंट टाइम पर भी हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो विलेज पंचायत मेंशन की गई है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर चाणक्य जी के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था उसके अंदर भी आप लोगों को यहां पर पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है। तो पुराने टाइम पर है। ब्रिटिश टाइम पर हालांकि ये कुछ चीजें कम देखने को मिली, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर थी तो कम चीजें सामने निकल कर आई। लॉर्ड मायो जो थे यहां पर 1870 में, उनके द्वारा लोकल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने की बात की गई, और लॉर्ड रिपन जो है 1882 में, इनके द्वारा यहां पर काफी अच्छे लेवल पर और ज्यादा सपोर्ट किया गया। यानी कि ब्रिटिश टाइम पर भी ये सिस्टम हमारी कंट्री में पनप रहा था। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि उस टाइम पर सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पर भी सिस्टम हमारी कंट्री में था। फिर आगे चलकर सिस्टम कैसे बना, आगे चलकर ये 4 कमेटी तो कम से कम आप लोग याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी इनमें से पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी यहां पर जिसकी मैक्सिमम चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है हमारी कंट्री में, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में बनाई गई थी। इसका मतलब यह कि पंचायत बनाने का जो प्रोसीजर था पहले से स्टार्ट कर दिया गया था। वो एक अलग बात है कि बाद में पिक्चर में आया 1992 में, ठीक है, 1992 में। तो सबसे पहली कमेटी बनाई गई 1957 में। इनको फादर ऑफ पंचायती राज बोला जाता है अगर बोला जाए नॉर्मल तरीके से, क्योंकि इन्हीं की जो कमेटी की रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की गई, 3 टायर सिस्टम इनके द्वारा बनाने की बात की गई, जो कि आज के डेट में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर आगे चलकर अशोक मेहता कमेटी बनाया गया, फिर आगे चलकर जीवी के राव कमेटी बनाया गया, LM सिंघवी कमेटी बनाया गया। इन कमेटी के बारे में डिटेल में अलग अलग एक एक कमेटी के बारे में मैंने जब ये आप लोगों को पॉलिटी के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। तो थोड़ा सा और अगर आप लोगों को लगता है कि यार और अच्छे से पंचायती राज सिस्टम को समझना है डिटेल में अंदर घुस कर, तो इन लेक्चर को देख लीजिएगा। 2 लेक्चर बना रखे हैं मैंने यहाँ, और इतने सारे लोग इनको देख चुके हैं, 3.5 लाख के करीब। तो कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, और इससे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। और पंचायत के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में हमारी कंट्री में। ये पार्ट 9 में ऐड किया गया और शेड्यूल 11 में ऐड किया गया। 29 सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो मैंने अभी बताए हैं। तो ये मैंने बताई थी आप लोगों को आर्टिकल 243 से लेके 243 तक, ये पार्ट 9 में नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। फिर बोलते हो सर क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से अगर सुन लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बात की जा रही है कि पंचायती राज सिस्टम ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया किसको, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी थी। नॉर्मली हम लोग के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक और सांसद बनकर। उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाया इसने, ग्राउंड लेवल पर जनता के द्वारा पार्टिसिपेट किया था। आज के डेट में डायरेक्ट लोग जनता पे हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसके द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी यूपीएससी पूछता है। पर लेकिन कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन भी है यहां पर। ये तो ये एक्सेप्शन की बात की जा रही है पीसा के बारे में। इसको थोड़ा सा 1 मिनट में चेंज कर देता हूं, ये नीचे पहुंचा हुआ है, दिख नहीं रहा है यहां पर अभी। 1 सेकेंड। वन सेकेंड बस। ये हो क्यों नहीं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, ऐसे होगा। इसको कर लेते हैं 20 कर देते हैं, ज़्यादा कम होगा 22 कर देते हैं। 1 मिनट, 24 24
ठीक है 24 रख लेते हैं, ठीक है 24 ही चल रहा है आजकल सब कुछ चलिए ठीक है, अब आप लोग समझ पाएंगे। ओके, अब यहां पर इसको देखिए, एग्जैक्ट आप लोगों को दिख रहा है यहां पर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं पीसा। तो पीसा के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसा का मतलब क्या है? ये है पंचायत एक्सटेंशन, यानी कि पंचायत को आगे लेकर चला जा रहा है टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइबल वाला एरिया है, तो वहां पर अगर हम लोग पंचायत को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यह शेड्यूल जो बेसिकली ये शेड्यूल वाला एरिया है यहां पर, ये तो शेड्यूल्ड एरिया में अगर पंचायत लेकर चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए आप लोगों को यहां पर पंचायत को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते हैं। तो पार्ट जो 9 है यहां पर, ये नॉट एप्लीकेबल इन 5th जो शेड्यूल एरिया, जो कि बेसिकली शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया, उनके लोकल एरिया के जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में पावर दे दी ताकि वो अपने एरिया को अपने हिसाब से लेकर चल सके। तो शेड्यूल एरिया का जो प्रोविजन है यहां पर, ये उसके लिए इसको एक्सटेंड किया गया और सेल्फ रूल की बात की गई ताकि वो अपना जो भी उनकी जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसको आगे लेकर चल सके। इसी के साथ में जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस वो फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं देखने को मिले। उनकी जो कल्चर है, जो कस्टम है, तो उनके जो रीति रिवाज हैं वो भी आगे लेकर चलते रहे, ठीक है। तो इसके चलते बेसिकली बात ये की गई कि प्रिवेंट किया, एक तरीके से यहां पर प्रिवेंट किया जाए पंचायत एट हायर लेवल, ताकि जो लोकल एरिया से पावर चल सके, यानी कि लो लेवल से अपर लेवल तक पावर पहुंचे। आप लोगों ने देखा होगा पहले प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? वो बेसिकली एक अप्रोच फॉलो करता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच उसको बोलते थे, यानी कि ऊपर बैठकर लोग पॉलिसी बनाते थे और नीचे इंप्लीमेंट कर देते थे। पर नीति आयोग को अगर कोई पूछे एक शब्द में आप लोग को डिफाइन करना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं ये, ताकि नीचे पर लोग बातें बताएं और ऊपर जाकर उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये बॉटम अप अप्रोच इनके द्वारा फॉलो की जाती है। हमारी कंट्री में ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, नीचे स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटी है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो वहां पर म्युनिसिपैलिटी आएगा, वो यहां पर पंचायत नहीं आएगा। पंचायत क्या था? वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। तो जैसे 3 लेवल पर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है उसको जिला परिषद बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पर होती है उसको पंचायत समिति बोलते हैं, और विलेज लेवल पर होती है उसको पंचायत ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बेसिकली एक पता होना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आज के डेट में हम लोग फॉलो करके चल रहे हैं। इसके साथ में कई सारे इश्यू आप लोगों को अटैच देखने को मिलेंगे। पंचायती राज सिस्टम ध्वस्त हो गया, पर लेकिन कई सारी चीजें यहां पर अब तक भी फॉलो नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात जो है, कोई भी काम आप लोगों को स्टार्ट करना है, छोटे से छोटा काम, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पंचायत ढंग से काम क्यों नहीं कर पाती है? पैसे की पावर नॉर्मली नहीं है। पंचायत पहले राज्य बना क्यों नहीं रहते? उनको यह लगता था कि उनको अपनी पावर डिवेल्युएट करनी पड़ेगी। हर एक इंसान जो है उसको लगता है कि उसको अपनी पावर नहीं छोड़नी है, पावर को लेकर कई सारी प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो पंचायती राज सिस्टम भी यहां पर वही देखने को मिला। मेजर जो फेलियर बेसिकली बोला जाता है वो इसीलिए बोला जाता है पंचायती राज सिस्टम में, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंस है, उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है ज्यादातर पैसों को लेकर। और इसी के साथ में और इशू क्या है यहां पर? दूसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे, यानी कि एक तरीके से बोला जाए ना, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इसमें इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार काम नहीं हो पाता है। सांसद और विधायक जो हैं वो फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते हैं। 73rd जो अमेंडमेंट यहां पर किया गया, ठीक है, ये सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे देगी कि आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों के एरिया में कैसी पंचायत होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी राज्य हैं हमारी कंट्री में जहां आप लोगों को 4 लेयर पंचायत देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे भी है जहां 2 लेयर पंचायत देखने को मिलेगी। तो उनको आराम से उनके ऊपर दे दिया गया कि आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। इसी के साथ में एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटरी या फिर ये जो वोटर के बारे में कोई अनिवार्य नहीं है कि इनको सब्जेक्ट देने हैं, अपने आप डिसाइड कर लेगा राज्य, यानी कि राज्य के हाथ में पावर दे दी। कई सारे राज्य तो इलेक्शन भी कंडक्ट नहीं कराते हैं, ये बोल देते हैं कई बार कि अपने आप डिसाइड कर लो कि कौन तुम्हारे गांव का प्रधान बनेगा। तो ऐसी ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई। यहां पर अभी एक राज्य में, गोवा के अंदर क्या था, सेक्रेटरी था उनका कोई, उसको बोला कि चलो यार तुम ठाली हो, थोड़ा काम तुम्हारे पास में कम है, तुम साइड में पंचायत वाला काम भी देख लो इलेक्शन कंडक्ट कराने का। तो ऐसी हरकतें की गई, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई, क्या बदतमीजी चल रही है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना सीरियस यहां पर लिया जाता है। अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें, वो बोलता तो है कि पैसा दे दो नीचे, पर लेकिन रियलिटी में पैसा पहुंचता नहीं है, और पैसा न पहुंचना ये मेजर फेलियर बोला जाता है पंचायती राज सिस्टम का, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। क्योंकि एक एजेंडा भी डिसाइड नहीं है कि ग्राम पंचायत क्या करेगी, ग्राम समिति क्या करेगी, उनके बीच में क्लियर डेफिनेशन भी नहीं है। तो उसकी वजह से भी कोई उसका काम छीनता हुआ नजर आता है, तो वो दूसरे काम छीनता हुआ नजर आता है। तो ये दिक्कत देखने को मिलती है।
तो अगर आप लोगों से कोई सजेशन पूछे उससे पहले आप लोग काम देखिए, प्रोवाइड करने का फाउंडेशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ में ट्रेन किया जाता है ग्राउंड फॉर द लोकल लीडर। कल को अगर कोई पंचायत राज सिस्टम में काम कर रहे हैं, हो सकता है आगे चलकर वो एमएलए बने, आगे चलकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आगे चलकर देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो लोकल एरिया पर लीडर तैयार किए जाते हैं। लोकल जो पीपल है यहाँ पर अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो समझ पाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर सजेस्ट कर पाते हैं बेटर सजेशन। आप लोगों को पता होगा आपके मोहल्ले में क्या क्या दिक्कत चल रही है, बिजली नहीं आ रही है, खंबा यहाँ तार टूटे पड़े हैं, इस नल में पानी नहीं आ रहा है, ये नाली जो है यहाँ पर इसमें कचरा भरा पड़ा है, तो आप लोग समझ पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगा कि आप लोग लोकल एरिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप लोगों को वोट डालनी है इलेक्शन में तो अपने लोकल लीडर को देखो, ना कि ये देखो कि कौन ऊपर जाकर सर पे बैठेगा, ठीक है। ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो एनकरेज करते हैं यहां पर सेल्फ हेल्प और वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जिसके चलते काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कैन रीच टू द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि गवर्नमेंट लोकल लोगों तक पहुंच पाती है, ठीक है। लेसन जो होता है एक तरीके से उसके बारे में बात की जा रही है यहां पर, बर्डन ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर लोग अपने काम सुधार पाएंगे। पता चला आप लोगों के मोहल्ले में कोई सरकारी नलका है उसमें पानी नहीं आ रहा है, अब यहां पर चीफ मिनिस्टर तो आएगा नहीं उस नलके को ठीक कराने के लिए, तो ये लोकल एरिया की प्रॉब्लम लोकल एरिया के लोग सुधार लेंगे, ऊपर एरिया पे जो बैठे हैं वो ढंग से कुछ ढंग का काम करेंगे। तो इसलिए आप लोग अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सजेशन क्या है, यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात तो ये बात कहती है फिस्कल जो फेडरलिज्म होना चाहिए, यानी कि उनके पास में कोई ना कोई रिवेन्यू का साधन तो होना चाहिए, बिना रिवेन्यू के काम नहीं चलेगा। तो पहला तो यही बोला गया है। और सिक्स्थ जो रिपोर्ट थी यहां पर, सिक्स्थ जो रिपोर्ट थी यहां पर ऑफ जो सेकंड एआरसी की, उसमें एक रिपोर्ट है यहां पर जो कि लोकल गवर्नेंस एंड जो इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करते हैं इनटू द फ्यूचर। तो इसी के ऊपर एक पूरी एक किताब है यहां पर ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने एआरसी की रिपोर्ट देखी है तो आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। एक और रिपोर्ट है एआरसी की जो एथिक्स के ऊपर है, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एथिक्स के ऊपर भी आप लोगों को एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो चौथा पेपर जो होता है फोर्थ पेपर, उसमें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। इसी के साथ में डिवाइड सजेशन करती है कि डिवाइड होना चाहिए यहां पर कि अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है। मान लीजिए मुझे आप लोगों ने कोई काम दिया कि सर को एक काम करना है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को ये काम कर रहे हैं, तो वो फिर आप लोग मेरे से पूछे कि सर ये काम कैसे होगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूछ सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई पूछने वाला तो होना चाहिए अगर ये काम क्यों नहीं हो रहा है। बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए बेसिकली प्रॉपर वे में। फाइनेंस जो काफी ज्यादा जरूरी है, ये स्टेट को एनकरेज करना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से यहां पर डिवेल्युएट कर रहा है, पंचायती राज सिस्टम को पैसा दे रहा है, तो उस स्टेट को सपोर्ट मिलनी चाहिए। ट्रेन करना चाहिए यहां पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर वे में। मिनिमम क्वालिफिकेशन अभी आप लोगों को देखने को मिली राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर में, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि पढ़े लिखे लोग आएंगे और ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलकर हो सकता है कि हम लोग इसको और अच्छे से इंप्लीमेंट कर दें, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके ऊपर भी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर दें, तो वहां से भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल सकती है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये आज के डेट में जो चीजें हम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको और अच्छे लेवल पर हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से हम लोग इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पता नहीं चेंज कैसे हो रहा है जब रिकॉर्ड करने बैठता हूं, ठीक है। अब दिख पाएगा आप लोगों को, नीचे चला जाता है, एक्चुअली एक्सटेंड हो गया कई बार, ठीक है। तो ये यहां पर बात की जा रही है, तो इसके चलते ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सही कई सारी बातें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और क्या क्या बातें यहां पर, ठीक है, ये तो हो ही गया आप लोगों के सामने। इसी के साथ में क्लियर मैकेनिज्म होनी चाहिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन करना है, प्रोविजन कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, और क्या क्या होनी चाहिए। स्टेट फाइनेंस प्रॉपर वे में काम करें, तो प्रॉपर वे में चीजें फॉलो करके चलने की बात की जा रही है। तो ये स्टेट फॉरवर्ड भी आप लोग यहां पर चीजें कुछ आगे लिख सकते हो यहां पर, ये ठीक है। हमारी कंट्री में सबसे पहले पंचायत राज सिस्टम जो था वो राजस्थान में इंप्लीमेंट किया गया। तो जो भी राजस्थान से है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट एक आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शन के मुद्दे के बारे में बात करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जागे पर लेकिन थोड़ा लेट, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या मुद्दा है समझ लेते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाग गए हैं, उनके द्वारा बोला कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो इलेक्शन चल रहे हैं उनमें जो भी यहां पर जो कैंपेन चल रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया इनके द्वारा, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में देखते हुए। आप लोगों ने कहावत सुनोगे, फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं भाई साहब, पछता लेना चाहिए, अभी भी पछता लिए तो कुछ तो लोग बच जाएंगे ना। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर ये स्टेप उठाया तो अभी भी कम से कम कुछ तो लोगों को फायदा होगा, पर लेकिन हाँ थोड़ा पहले काम किया जाता तो थोड़ा और अच्छा लगता। और ये भी कब किया गया, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि इलेक्शन कंडक्ट कराने पर तो पूरा जोश है। क्या ये भी देख रहे हो कि कोविड-19 की बीमारी कैसे फैल रही है, तो जो यहाँ पर रैली है, जो रोड शो है, तो फिर उनको कैंसिल किया गया यहाँ पर। अब बोला गया कि 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे अगर कोई मीटिंग अटेंड करनी है, यानी कि जो रैली चल रही थी, रोड शो थे, वो तो खत्म कर दिए गए।
पर लेकिन जो मेन जो अटेंड करने की बात की जा रही है ये मीटिंग वगैरह, वो 500 लोग हो सकते हैं वहां पर। पार्टीज और कैंडिडेट जो है यहां पर वो सेफ्टी प्रोटोकॉल को किसी ने फॉलो ही नहीं किया। इवन हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और यहां पर अगर बात करें दूसरे जो लीडर थे ममता बनर्जी या फिर जो दूसरे थे, उनके द्वारा भी धज्जियां उड़ाई गई यहां पर बेसिकली प्रोटोकॉल की। अरविंद केजरीवाल साहब भी यहां पर, शायद अरविंद केजरीवाल भी गए थे क्या, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। राहुल गांधी साहब गए थे, वो भी नहीं एक जगह मास्क लगा रहे थे, ठीक है। मोदी जी ने लगा रहे थे, राहुल गांधी जी लगा रहे थे, ममता जी नहीं लगा रही। यानी कि खुद जो लीडर है वो यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे वहां पर नजर आए कि उनके द्वारा जनता के बारे में कोई फोकस नहीं था, बस अपना इलेक्शन के ऊपर फोकस था। दूसरी बात यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक अच्छी बात की गई है कि पहले बोला जाता था कि 48 घंटे पहले तक कंपेन कर सकते हो या फिर जो भी आप लोग चीजें कर सकते हो अपने जो वोटर है लुभाने के लिए। अब 72 घंटे पहले मना कर दिया इनको, यानी कि आप थोड़ा सा और टाइम कम कर दिया गया है। बंगाल की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको झेल जाएगा कोविड-19 को, ठीक है। पर लेकिन फिर भी काफी सारी जो रैली थी वो कंडक्ट कराई गई। कोई अगर बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राजी नहीं थी कि इलेक्शन जो है वो 8 फेज में होने चाहिए। कोविड-19 था, एक फेज में निपटाकर साइड में कर दें, पर लेकिन ओनली छोड़ दिया जाए अगर यहां पर, तो यहां पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है बीजेपी, वो अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो चाहती थी कि 8 फेज में इलेक्शन हो, क्योंकि और अच्छे लेवल पे लोगों को लुभाया जाएगा और अच्छे लेवल पे रैली की जाएगी लोकल एरिया में जाकर। एक ही टाइम पर सब जगह अगर इलेक्शन का वो बता दिया जाए तो उससे ज्यादा लोगों को लुभाने का मौका नहीं मिलता है। तो उसके चलते सब बोल रहे थे कि पेंडेमिक को ध्यान में रख लो, पर नहीं रखा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर इसी के साथ में बात की जा रही है कि जो एलिगेशन यहां पर देखने को मिलती है कि एक तरीके से अगर स्टार कंपेनर कोई लाया जाता है वोटिंग कराने के, वो यहां पर वोट मांगने के लिए, तो अलग एरिया से उसको लाया जाता है, सपोर्ट अलग देखने को मिलती है, अलग अलग वर्कर लाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जमीन लेवल पर इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है, तो वो भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री के कितने बड़े स्टार हैं, तो ये कहीं जाते हैं तो वहां पर हजारों में लाखों में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो एक ऐसे इंसान की रैली कराना, वो भी इस टाइम पर जब कोविड-19 चल रहा है, तो ये कितनी समझदारी की बात थी यहां पर, ये तो वो भी ध्यान में रखा गया। तो इलेक्शन को पूरा फोकस रखा गया, किसी की हेल्थ पर फोकस नहीं दिया गया, ये भी आप लोग यहां पर बोल सकते थे। तो इससे पता चलता है कितने सारे लोग आ गए। तो यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इतनी लापरवाह स्टेटमेंट भी यहां पर दी गई। ये आप लोग ये मत समझिएगा कि यहां पर क्रिटिसाइज कर रहा हूं मैं, यहां पर ये राइटर बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं बस आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाता हूं कि राइटर क्या बोल रहे हैं, फिर बोलने लगते हो सर आप तो क्रिटिसाइज करते हो। ये रियलिटी है, आंखें बंद करके नहीं देखनी है चीजें, ये रियलिटी है। यहां पर ममता बनर्जी जी के भी द्वारा ये हरकतें की गई, उनका भी नाम मैं ले रहा हूं, पर लेकिन यहां पर एक नेशनल लीडर की बात की जा रही है जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा कितने बड़े लोग यहां पर, कितने लार्ज स्केल पर लोग यहां पर आते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि ये बोला जा रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है यहां पर जो कोविड-19 में और जो इलेक्शन की रैली चल रही है। यानी कि इलेक्शन की जो रैली है वहां पर जो है लोग जो है वो एक तरीके से, वो नहीं कहते कि एक सुरक्षा कवच, कर्ण का नहीं था, कर्ण देखा होगा महाभारत में आप लोगों ने कि उसका सुरक्षा कुंडल कवच था उसका, कि और इसको पहन लेता था, कोई इसको नहीं मारेगा। तो जो रैली में जाता है उसके ऊपर एक ऐसा कवच आ जाता है कि कोविड-19 उसके पास में नहीं आएगा। ऐसा भी यहां पर स्टेटमेंट बयान दी जा रही है। तो कितने इरेस्पॉन्सिबल बयान है, आप लोग ये बता सकते हैं यहां पर इसको देखकर। इसी के साथ में अनयूजुअल और अनरीजनेबल जो शेड्यूल यहां पर एक्सटेंड किया गया, ये अनवाइज था और अवॉइडेबल था। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शराब पीकर अपनी जिंदगी को खुद से बर्बाद करना, तो इस तरीके से हेल्थ बर्बाद करना, तो बीड़ी सिगरेट पीना, सिगरेट जिंदगी बर्बाद करना, तो ये ऐसी चीज इनको रोका जा सकता है और हेल्थ को सुधारा जा सकता है। पर लेकिन वो भी नहीं देखा गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करेक्टिव मेजर तो लिए गए, पर लास्ट मोमेंट पे लिए गए। लिमिटेड हेल्प करेंगे, चलिए जो भी है कुछ तो सुधरे। इसी के साथ में मॉनिटर करने की जरूरत है काफी लार्ज स्केल पर कि इन्फेक्शन कैसे फैल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप लोगों को नजर आएगा कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो बीमार मिलेंगे जब रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर चीजों को जाकर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात की जा रही है, ओके। तो ये थी इसके बारे में स्टेटमेंट। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। कई सारे एरिया में आग देखने को मिली, 15 कोविड-19 पेशेंट मर गए आग की वजह से। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था 24 कोविड-19 पेशेंट नासिक में ऑक्सीजन लीक गैस की वजह से यहां पर कंडीशन देखने को मिली। तो यानी कि ऑलरेडी लोग मर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उसमें ये भी हरकतें देखने को मिल रही है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई सारे हॉस्पिटल में आग लग जाती है, कहीं स्कूल में आग लगी, किसी कोचिंग सेंटर में आग लगी। तो इसके बारे में अगर बात करें तो फैक्ट क्या है, अगर मैं कुछ डेटा बताऊं 2015 का, तो हमारी कंट्री में 17,700 करीब इंडियन की जान गई यहां पर, जिसके चलते एवरीडे लगभग 48 लोगों की जान जा रही है आग लगने की वजह से, और इसमें 62% जो है वो महिलाएं हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसके द्वारा बताई गई? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात टॉप पर है इसमें, 30% केस महाराष्ट्र और गुजरात से निकल कर आते हैं। इंडिया रिस्क सर्वे के हिसाब से बात करें तो बिजनेस कंटिन्यूटी भी काफी ज्यादा हैम्पर होती है इसकी वजह से, खासकर नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में जब ये आग लगती है। तो कई सारे बिजनेस वाले तो यहां पर स्टैब्लिश करने से डरते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्म्स वगैरह फॉलो यहां पर नहीं की जा रही है।
कोज क्या है फायर के? नॉर्मली देखिए सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, बोला गया कि ये चीजें फॉलो कर लो, पर नहीं करेगा कोई फॉलो, ठीक है। वहां पर प्रॉपर वे में अगर फायर सेफ्टी की मैकेनिज्म हो वो उसके लिए डायरेक्शन है, पर लेकिन नहीं फॉलो करते हैं। हाई बिल्डिंग बनाएंगे, मान लीजिए किसी को बता रखा है कि यहाँ पर इस एरिया में 8 मंजिल बिल्डिंग होनी चाहिए, उसको 15 मंजिल बिल्डिंग बना देंगे करप्शन करके, कैसे तैसे जुगाड़ करके, उसमें फायर सेफ्टी का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा, ठीक है। स्टोर करेंगे बहुत सारा सामान उल्टा सीधा, कई बार आग लग जाती है उसमें, कई बार सर्किट फेलियर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रॉपर नहीं देखने को मिलेंगे, लो लेवल के तार लगा देते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी के जो भी प्रोविजन है थर्ड पार्टी से ऑडिट होना चाहिए, पता चले, वो भी नहीं होता है, पैसे वैसे घुस देकर काम चल जाता है, तो इसकी वजह से फिर ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली कोविड-19 के बारे में बात करें तो 60-60 हजार के करीब केस देखने को मिल रहे हैं अकेले महाराष्ट्र के अंदर में, लाखों केस हैं आज के डेट में। तो उस टाइम पर अगर आग भी लगने की वजह से लोगों की जान जा रही है तो कैसा सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है। 14 पेशेंट अभी यहां पर फ्राइडे को उनकी जान चलेगी, 7 लाख के करीब एक्टिव केस है महाराष्ट्र के अंदर। और उस टाइम पर अभी लास्ट महीने में फिर यहां पर आग लगी थी मुंबई के अंदर में, तब कंडीशन देखने को मिली थी। तो स्टेट अथॉरिटी जो है वो सो रही है, ठीक है, उनको होश ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या कंडीशन चल रही है यहां पर, उनको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा। सितंबर के महीने में, लास्ट सितंबर के महीने में कई सारी चीजें देखने को मिली थी, तो प्रायोरिटी देने की बात की जा रही थी स्ट्रेटजी के ऊपर, थर्ड पार्टी जो बेसिकली आकर चेक करे सेफ्टी नॉर्म्स कैसे फॉलो किए जा रहे हैं, और इसी के साथ में कौन यहां पर आग लग रही है, तो एक तरीके से रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा अगर कोई इस तरीके से कंडीशन है तो कैसे सुधारना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया अभी कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं, दवाई मिल रही है कि नहीं, ठीक है, किस तरीके से दवाई पहुंचाई जा रही है, किस वैक्सीनेशन हो रहे हैं, लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया उसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 10 हाई कोर्ट भी इसके ऊपर बात करने हैं, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि इसमें फायर सेफ्टी भी ऐड कर दो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर बन चुका है। अगर ऐड करोगे तो जो ब्यूरोक्रेट है उसको ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और पेशेंट भी जो डरते हैं आज के डेट में, पता चला हॉस्पिटल में आग न लग जाए, उनके अंदर का भी खौफ थोड़ा कम होगा। तो ये कई सारी बातें यहां पर बताई जा रही हैं। आप लोग क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश नहीं होगा, यहां पर राजस्थान होगा, ठीक है। पहला, दूसरा यहां पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ना कि 74th, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो नाइदर वन नो टू। अगर पूछ लेता कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, अगर नोट लगा देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, तो आंसर फिर आप लोग का बी हो जाता। तो इसीलिए कहता हूं कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर इसका डी हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को इकट्ठी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।